हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। पिछले लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था, दैट वाज एक्सरसाइज 2.1। ओके, और हमने बेसिक क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए थे। हमने ये भी देख लिया था कि nth टर्म ऑफ जीपी के क्वेश्चंस हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जहां पर चार चीजें होती है। एक nth टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन रेशियो होता है एंड नंबर ऑफ टर्म्स होता है। इन चार टर्म में से तीन टर्म बहुत बार दिया होता है, एक अपने को फाइंड करना होता है। वी हैव सॉल्व्ड मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। Now let's move ahead with exercise 2.1। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब ये क्वेश्चन कुछ देखा सा लगता है, एपी में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने। क्या है, देखो, इफ फॉर अ सीक्वेंस n टर्म दिया है लेकिन वो n के फॉर्म में दिया है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, नंबर के फॉर्म में नहीं दिया है। शो दैट द सीक्वेंस इज अ जीपी। मुझे ये प्रूव करना है कि सीक्वेंस जीपी में है, और सीक्वेंस जीपी में ऐसा कैसे प्रूव करते हैं? अगर आपका कॉमन रेशियो सेम है तो सीक्वेंस जीपी में होगा, मतलब मुझे रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। और रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? T2/T1, T3/T2, T4/T3, ऐसे करके हम लोग रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, मतलब मुझे A फाइंड करना है, एंड द कॉमन रेशियो मतलब R भी फाइंड करना है। उससे पहले जीपी है कि नहीं वो प्रूव करना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। Tn क्या दिया है? 5^(n-3)/2^(n-3), ठीक है। अब Tn से मैं क्या निकालूंगा पता है? T1, T2, T3, T4 निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रूव करना है ना कि वो जीपी है, और जीपी प्रूव करने के लिए रेशियो निकालना पड़ेगा। T2/T1, T3/T2, T4/T3, ये लास्ट लेक्चर में किया था हमने। सो इसमें से एक एक करके n1 n = 1 पुट करो तो T1 मिलेगा, क्योंकि जहां जहां n वहां 1, तो n की जगह पे 1, तो T1 मिलेगा। 5^(1-3), 2^(1-3), 5^(1-3) होता है -2, 2^-2। अब दोनों का पावर नेगेटिव है तो उसको ऊपर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको नीचे भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25। दिस इज माय T1। कैसे मिला? इस इक्वेशन में n की जगह पर 1 पुट किया तो T1 मिला। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो T2 मिलेगा। चलो पुट करते हैं। 5^2-3, 2^2-3, 5^-1, 2^-1, 2 ऊपर 5 नीचे, 2/5, ठीक है। सिमिलरली n = 3 पुट करो, T3 कैसे मिलेगा? 5^3-3, 2^3-3, 5:0, 2:0, आंसर 1/1। n = 4 तो T4 मिलेगा। 5:4-3, 2:4-3, 4 - 3 कितना होता है? 1, 2:1, तो आंसर 5/2। 4 निकाल लो, काफी है। T1, T2, T3, T4, because this will help me in finding the ratio. So अब क्या करेंगे? देखो, therefore T2/, okay, so T2 कितना है? 2/5। T1 कितना है? 4/25। अब ऐसे लोग को सॉल्व कैसे करते हैं? 2/5 इंटू 4/25 को उल्टा करके ऊपर, तो 25/4 लिखेंगे। 4/25 को 25/4, बिकॉज ऊपर भेज दिया। 2 जा 5 जा, कितना आया? 5/2। सिमिलरली T3/T2, T3 कितना है? 1, T2 कितना है? 2/5। इसको भी उल्टा करके ऊपर, तो ये आएगा 5/2, सेम आ रहा है। T4/T3, T4 कितना? 5/2, T3 कितना? 1, so ये भी 5/2। इट मींस कहना है तीनों का तीनों रेशियो सेम है। सो व्हाट आई राइट इज देयरफॉर द रेशियो इज कांस्टेंट, देयरफॉर सीक्वेंस इज इन जीपी। और सीक्वेंस जीपी में इसका मतलब उसका रेशियो कितना होगा? R कितना होगा? 5/2 होगा। इतना ही नहीं, मुझे तो फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना है। नाउ फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज A, which is also equals to T1, और T1 तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, ये रहा आंसर 4/25। सो A भी मिल गया, R भी मिल गया, और GP में है ये भी प्रूव कर दिया। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो इक्वेशन दिया था उससे T1, T2, T3, T4 निकाल लो, उसके बाद तो सब हमने लास्ट टाइम भी सॉल्व किया। ओके, so this completes question number 5. Now I'll start with 9th question. इसके पहले के जो 3 क्वेश्चन है 8, 7 एंड 6
वो तीनों सिमिलर क्वेश्चंस है जिसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज x। तो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन फिफ्थ टर्म मतलब t5 एंड t5 इज गिवन x। 8th टर्म ऑफ जीपी इज y, सो 8th टर्म को y लिख लिया। 11th टर्म ऑफ जीपी इज z, तो 11th टर्म को z लिख लिया। वेरीफाई मतलब मुझे कुछ तो प्रूव करना है, I have to prove that y square is equals to xz. So let's start. सबसे पहले मुझे पता है कि t मतलब tn का फॉर्मूला यूज होने वाला है। So in a GP tn का फॉर्मूला क्या होता है, a into r raised to n minus 1, ठीक है। अब as per what is given एक एक करके फाइंड करते हैं। Now t5 is given as x, लेकिन t5 होगा क्या, n की जगह पर 5 मतलब a into r raised to 5 minus 1 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली कैन आई से t8 is given as y, t8 क्या होगा, a into r raised to 8 minus 1 मतलब a r raised to 7, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली तीसरा भी तो दिया है, t11 is z, t11 क्या होगा, a r raised to 10 होगा, इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशंस मिल गए, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है टू प्रूव दिस। अब जो प्रूफ करना है उसी को ले लेते हैं, LHS लेते हैं पहले तो। LHS क्या है, y स्क्वायर, लेकिन y कौन है, y कौन है, ये रहा a r raised to 7 द होल स्क्वायर, यहां पे लिखूंगा मैं फ्रॉम 2। अब a r raised to 7 द होल स्क्वायर क्या हो गया, a square into r raised to 7 2 is 14. This is my LHS. Now RHS की बात करते हैं। What is RHS? RHS is x into z, correct? So x ये रहा a r raised to 4 into z क्या होगा, a r raised to 10. So a into a square, r raised to 4 into r raised to 10 is r raised to 14. This is my RHS. क्या LHS सेम है, therefore LHS equals to RHS, hence proved। क्या प्रूव किया हमने, y square is equals to x into z, that's it, so simple answer, ठीक है। जैसे जैसे tn दिया था उसका फॉर्मूला लिख लिया एंड देन LHS RHS प्रूव कर दिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। Now let's start with question number 10 which is very very important, सबसे हटके क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। so पहले तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इट सेज व्हाट, इफ p q r s are in gp, चार टर्म दिया है जो जीपी में, और चार टर्म जीपी में कब होता है, जब उसका रेशियो सेम होता है, करेक्ट। t2 upon t1, t3 upon t2, t4 upon t3 रेशियो सेम हुआ तो वो जीपी में होता है। शो दैट दीस थ्री टर्म्स आर आल्सो इन जीपी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन, p q r s आर इन जीपी, ये गिवन है। अगर ये गिवन है इसका मतलब कहने से t2 upon t1 is equals to t3 upon t2 is equals to t4 upon t3, करेक्ट। तीन रेशियो इक्वल होगा। अगर तीन रेशियो आपस में इक्वल है इसका मतलब मैं इसमें से इक्वेशंस कैसे बनाऊंगा, देखो अगर मैं इन दो रेशियो को आपस में सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो q into q q स्क्वायर, p into r p r, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को आपस में यूज करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, r into r r स्क्वायर, q into s q s, इक्वेशन नंबर 2। और अगर मैं इन दोनों को यूज करता हूं फर्स्ट और लास्ट आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, q r is equals to p s, इक्वेशन नंबर 3। तो यूजिंग दिस थ्री इक्वेशन व्हिच इज गिवन, ये एक्चुअली गिवन है, गिवन तो सेंटेंस था बट मैंने उसमें से तीन इक्वेशन ढूंढ के निकाल लिया। सो यूजिंग दिस आई विल सॉल्व फॉर दिस। अब मतलब मुझे अब प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, p प्लस q, q प्लस r, r प्लस s r इन gp। अगर ये तीन टर्म gp में प्रूफ करना है इसका मतलब यहां पर भी तो रेशियो बनेगा ना, t2 अपॉन t1 शुड बी इक्वल्स टू t3 अपॉन t2। तो ये प्रूव करना है, इसका मतलब दैट इज ये प्रूव करना है। अगर मैं इन दो रेशियो को भी इक्वल प्रूव कर दूं इसका मतलब ये प्रूव हो गया। अब दो रेशियो को इक्वल प्रूव करना है इसका मतलब क्या, q प्लस r इंटू q प्लस
आर द होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस। तो अगर रेशियो प्रूव करना है तो इससे अच्छा ये इक्वेशन प्रूव कर लो कि इक्वल है। अगर मैंने इसको और इसको इक्वल प्रूव कर दिया मतलब समझ जाओ कि ये प्रूव हो गया और ये प्रूव हो गया, मतलब समझ जाओ कि वो जीपी प्रूव हो गया। ठीक है, तो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट विद द प्रूफ जहां पर मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एलएचएस से। एलएचएस में कौन है, q प्लस आर द होल स्क्वायर। ठीक है, एलएचएस स्क्वायरिंग करो, q स्क्वायर प्लस 2qr प्लस आर स्क्वायर। सही है। नाउ q स्क्वायर क्या होता है, वो pr होता है, 2 इंटू qr कौन होता है, वो ps होता है, और r स्क्वायर कौन होता है, वो qs होता है। ठीक है, यहां पर रीजन लिख देना फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो मैंने LHS को निकाल लिया। अब मैं बात करता हूं RHS। सो व्हाट इज योर RHS पार्ट नाउ, यहां पर देख लो p प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस। आई कैन इजीली मल्टीप्लाई दिस, p इंटू आर प्लस p इंटू एस प्लस q इंटू आर प्लस q इंटू एस। अब देखो कुछ पुट करने लायक है क्या, pr वैसे यहां पर है बट इसको q स्क्वायर पुट मत करो, फायदा क्या, वरना LHS को RHS में कन्वर्ट किया, RHS को LHS में कन्वर्ट करोगे तो कुछ इक्वल ही नहीं आएगा। तो pr LHS में है क्या, नहीं, तो उसको एज इट इज लिखो। PS LHS में है क्या, नहीं, तो एज इट इज लिखो। QR LHS में है, हाँ है, तो उसको PS लिखो प्लस QS। रीजन लिख देना फ्रॉम 3 बिकॉज ये पुट किया। PS प्लस PS कितना होता है, 2PS। नाउ कंपेयर, क्या दोनों इक्वल है, यस, तो मैं लिखूंगा therefore LHS equals to RHS, hence proved। क्या प्रूव किया हमने, q plus r the whole square is equals to p plus q into r plus s। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब ये भी इक्वल है और ये इक्वल है, इसका मतलब जो मुझे चाहिए था मैंने वो प्रूव कर दिया। क्या, therefore p plus q plus r plus s are in GP। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत इजीली सम को सॉल्व किया है। वैसे तो है बहुत थोड़ा डिफिकल्ट ट्रिकी टाइप समझ सकते हो, क्योंकि दो चीज आपको समझनी है यहाँ पर, रेशियोज इक्वल होना चाहिए और जो प्रूफ करना है उसका भी रेशियो इक्वल होना चाहिए। उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया और सॉल्व कर दिया। नाउ आई स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। वेरी इजी क्वेश्चन, एक वर्ड प्रॉब्लम है। देखो क्या दिया है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी ईयर। एवरी ईयर वो डबल 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 हो रहा है, मतलब कहने से मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है मतलब वो जीपी है, करेक्ट। तो यहां पर आपको स्टेटमेंट लिखना है गिवन में, नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स एवरी ईयर, देयरफॉर r का वैल्यू दिया है 2। डबल डबल हो रहा है मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है मतलब वो r का वैल्यू हो गया। चलो पहला मिल गया। इफ देयर वर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली, so number of bacteria originally कितने थे, 50। तो ओरिजिनली जो होता है वो अपना फर्स्ट टर्म होता है, यहां से स्टार्ट करना है 50, मतलब ये मेरा T1 है, फर्स्ट टर्म इज 50। ठीक है, फिर क्या होता है, आफ्टर 1 आवर डबल हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। फिर आफ्टर 2 आवर्स और डबल हो जाएगा 200। फिर आफ्टर 3 आवर्स डबल हो जाएगा 400। कुछ समझ रहे हो, मतलब ये किसका वैल्यू है, T1 का, ये किसका है, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते मुझे क्या चेक करना है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th आवर। 5 आवर्स होने के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे। तो अगर इसी को मैं सॉल्व करूं थोड़ा सा, 4th आवर के बाद कितने होंगे, एक और बार डबल। 5th आवर के बाद कितने होंगे, एक और बार डबल। तो 1600 आंसर होंगे, ये मुझे मिल गया। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कर सकते हम लोग, फॉर्मूला वाइज सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो आता है। तो कैसे सॉल्व करोगे, 5th आवर के बाद फाइंड करना है ना, 5th आवर के बाद। तो वो कौन सा वाला टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, वो 6th टर्म है, करेक्ट। आपको फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 5th आवर, मतलब 5 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे। तो ओरिजिनली जब स्टार्ट किया था तो वो फर्स्ट टर्म होता है,
तब तक एक भी आर खत्म नहीं हुआ था, बट फिर भी T1 आ गया। अब फिर फर्स्ट आर, सेकेंड आर, थर्ड आर, फोर्थ आर, फिफ्थ आर, उसके बाद 5 घंटे, तो जो आंसर फाइंड करना है वो 6th टर्म होगा, T6 होगा, ठीक है। तो टू फाइंड हम लोग क्या लिखेंगे पता है, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आफ्टर 5 hours, दैट इज T6 फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्या होगा, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A into R raised to n minus 1, therefore T6 का क्या फॉर्मूला होगा, A into R raised to 6 minus 1, T6 फाइंड करना है। A कितना, A50, R कितना, R2 raised to 6 minus 1 होता है 5, so T6 is equals to 50 into 2 raised to 5 होता है 32, and 32 5s are 160 और एक 0, 1600 बैक्टीरिया। I hope the answer is clear. So यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिख दो, therefore number of bacteria after 5 hours will be 1600, because क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो आंसर भी मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको समझाया था कि होता कैसे, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको तो ये सोल्यूशन लिखना है। बट एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ आर मतलब T5 नहीं फाइंड करना है, आपको T6 फाइंड करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 10 and 11. Now I'll start with 12th question, which is a very interesting question. Now this is a simple game. आपने बहुत बार ये गेम खेला होगा जो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है। क्या दिया है देखो, a ball is such that it rebounds 3/4 of the height it has fallen. Means what? मान लो आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, आप उस क्रिकेट बॉल के साथ तो बहुत सारे गेम खेलते हो, लेकिन मान लो कि आपने वो बॉल को ऐसा ड्रॉप किया ग्राउंड पे, तो क्या वो ग्राउंड पे जाके रुक जाएगा? नहीं, वो एकदम हार्ड शॉर्टपुट वाला बॉल तो है नहीं कि छोड़ दिया और वहीं पे जाके रुक गया, वो फिर से रीबाउंड करेगा। करेक्ट, बॉल ड्रॉप करोगे, रिबाउंड करेगा, करते करते धीरे फिर वो स्टॉप होगा। करेक्ट, इस तरीके से होता है। दैट इज व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन 6th बाउंस, हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन 10th बाउंस, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 feet. इट मीन्स व्हाट, सबसे पहले तो 80 feet के हाइट से मैंने बॉल को छोड़ा, फिर जब वो नीचे आया तो इस जो कुछ भी हो रहा है उसको मैं एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, मान लो कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, अब यहां से आप उस बॉल को ड्रॉप करने वाले हो, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आएगा। अब इसका जो हाइट है वो कितना दिया है, 80 feet इसका हाइट दिया हुआ है, 80 feet, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। अब यहां पे आने के बाद वो फिर से रीबाउंड करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो कितना रिबाउंड करेगा, वो 3/4 रिबाउंड करेगा, 3/4। अब 3/4 ऑफ 80 कितना होता है, 3/4 ऑफ 80 कितना होता है, 60, तो वो 60 ऊपर जाएगा, फिर से उतना ही नीचे भी आएगा, 60 नीचे। नेक्स्ट ये हुआ मेरा फर्स्ट बाउंस, ये कौन सा हुआ, फर्स्ट बाउंस, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर से वो 3/4 ऊपर जाएगा, 3/4 नीचे आएगा, किसका 3/4, इस 60 का 3/4, सो 3/4 into 60, 15 3 जा 45 feet, 60 feet। ये कौन सा हुआ, ये हुआ सेकेंड बाउंस, सही है। अब आपको समझ रहा है, पहले जब नीचे गिरा तो 80 feet, ये हुआ इनिशियल हाइट। अब इनिशियल हाइट को हम लोग हमेशा a लेते हैं, विच इज 80, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट बाउंस जब हुआ तो वो क्या मिलेगा, T2 मिलेगा। सेकेंड बाउंस पे क्या मिलेगा, कैन आई से T3 मिलेगा, फिर T4 मिलेगा, T5 मिलेगा, T6 मिलेगा। मुझे यही तो फाइंड करना है, हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन 6th बाउंस, 6th बाउंस पे वो कितना ऊपर गया होगा, इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब 6th बाउंस, बट क्या ये सच में 6th बाउंस है, नहीं, यहां पर कैच पॉइंट है। देखो ये फर्स्ट बाउंस है, इसको T2 बोलते हैं, ये सेकेंड बाउंस है, दूसरी बार बाउंस हुआ ना, ये पहला बाउंस नहीं हुआ है तो सिर्फ फेंका, बाउंस तो यहां पर हुआ,
तो पहले बाउंस को T2 बोलते हैं, सेकेंड बाउंस को T3 बोलते हैं, तो ये थर्ड बाउंस होगा, ये फोर्थ बाउंस होगा, ये फिफ्थ बाउंस होगा, और मुझे जो फाइंड करना है वो है सिक्स्थ बाउंस, मतलब T7 फाइंड करना है, ना कि ये। मुझे क्या फाइंड करना है? सिक्स्थ बाउंस पे, यहां पर सिक्स्थ बाउंस पे वो कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा। अब सिक्स्थ बाउंस फाइंड करना है, मतलब T7 फाइंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज हमने लास्ट वाले सम में भी की थी, करेक्ट? उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इनिशियली जो होता है वो ए होता है, वो अपना T1 होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें फाइंड करना है कि बाउंस सिक्स्थ बाउंस पे वैल्यू कितना होगा, और सिक्स्थ बाउंस पे अगर वैल्यू फाइंड करेंगे वो T7 होता है, एक नंबर आगे पकड़ के सॉल्व करने का। अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये डायग्राम में थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो आप यहाँ पर गिवन लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले बॉल रिबाउंड कितना हो रहा है? 3/4 ऑफ द हाइट। हर बार 3/4 मतलब हर बार मुझे 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो मैं लिखूंगा r का वैल्यू इज 3/4, a का वैल्यू इज 80। टू फाइंड क्या करना है? T7 फाइंड करना है। पहली बात तो ये बॉल रिबाउंड ऑन सिक्स्थ बाउंस, T7 फाइंड करना है। ये चीज ही इंपॉर्टेंट है। ये तो देखो क्वेश्चन से कोई भी उठा के लिख सकता है कि r का वैल्यू 3/4, a का वैल्यू 80, बट ये T7 है, ये T7 है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो सेकंड थिंग क्या फाइंड करना है? बॉल रिबाउंड ऑन nth बाउंस। अब सिक्स्थ बाउंस के लिए मैंने लिखा T7, तो nth बाउंस के लिए मैं लिखूंगा T of n+1, T of n+1। अब ये कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सॉल्यूशन इन अ जीपी, अब ये जीपी है क्यों? क्योंकि हर बार 3/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सेम नंबर मल्टीप्लाई तो जीपी। तो इन अ जीपी Tn is equals to a into r raised to n-1। मुझे फाइंड करना है सबसे पहले T7 which is a into r raised to 7-1। a कितना? 80 into r कितना? 3/4 raised to 7-1 कितना होता है? 6, and that is the answer for 7, that is T7। अब आप बोलोगे इसको सॉल्व करने का क्या? नहीं करने का, पावर 6 तक कौन सॉल्व करेगा? कीप इट एज इट इज अलाउड। यहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर height of ball rebound on sixth bounce, the height of ball is 80 into 3/4 raised to 6 feet। feet लिख दो because question feet में दिया। That's it, you have the answer। ठीक है, अब ये तो मुझे मिला पहला वाला आंसर। सिमिलरली मुझे फाइंड करना है दूसरा वाला आंसर which is T of n+1। मुझे पता है कि Tn होता है a into r raised to n-1। तो T of n+1 कैसे निकालेंगे? जहां जहां n वहां वहां n+1, जहां जहां n वहां वहां n+1। so T of n+1 क्या होगा? a into r raised to, जहां जहां n वहां वहां n+1। तो इस n की जगह पे n+1 लिख दिया, n की जगह पे n+1 लिख दिया, तो एक नया फॉर्मूला बन गया a into r raised to n+1 minus 1। ये कैंसिल, so T of n+1 is a into r raised to n। and what is a? It is 80। what is r? It is 3/4 raised to n, and this is my answer। so question था how high does the ball rebound on nth bounce? so मैं लिखूंगा therefore after nth bounce the height of ball is, क्या आंसर आएगा? 80 into 3/4 raised to n। I hope the answer is clear। अब ये क्यों फाइंड करते हैं उसका सबसे आसान सा रीजन बताता हूं। अगर मुझे Tn का वैल्यू मिल गया, T of n+1 का वैल्यू मिल गया, तो आप सिक्स्थ बाउंस फाइंड करना होगा तो भी आप इसी से निकाल सकते हो, 80 into 3/4 raised to 6। n की जगह पर खाली 6 लिख देना, सिक्स्थ बाउंस मिल जाएगा। 6 तो छोड़ो, 12th बाउंस निकालना है तो भी निकाल सकते हो, n की जगह पर 12 लिख देना। 15th बाउंस निकालना है तो भी इस n की जगह पर 15 लिख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये फायदा होता है कि ये nth बाउंस का आंसर निकालने का। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन वाज अबाउट अ बॉल ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन से निकालना है। ये हमेशा एक कदम आगे चलता है, याद रखना।
लास्ट क्वेश्चन में भी वही किया था, इस क्वेश्चन में भी वही किया है, और क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको वही करना है, ठीक है। एंड दैट क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 मॉस्किटोज के ऊपर है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि मच्छर कितने काटते हैं आपको, ठीक है। तो वहां पर आर जो दिया है कॉमन रेशियो, वो दिया है कि रेट ऑफ मॉस्किटोज ग्रोज एट द रेट ऑफ इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10%। 10% इंक्रीज जब होता है परसेंटेज में, तो याद रखना ओरिजिनली किसी को भी 100% बोला जाता है, उसमें अगर 10% इंक्रीज करो तो वो 110% होता है। सो 110% मतलब 110 upon 100 which is 11 upon 10 which is 1.1। तो उस क्वेश्चन के लिए r का वैल्यू होगा 1.1। ओरिजिनली मॉस्किटोज 200 थे, आपको 3 इयर्स 10 इयर्स n इयर्स के बाद के कितने मॉस्किटोज होंगे वो फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आपको गिवन टू फाइंड सब कुछ करके दे दिया है, हिंट भी लिख के दे दिया कि ये कैसे फाइंड करते हैं, आपको सिर्फ सॉल्व करके आंसर निकालना है जैसे मैंने यहाँ पर किया। Very easy. Still, if you have any doubt in solving that question, do text me personally. I'll solve and clear your doubts. So just solve this question number 12 and हमने सारे के सारे word problems खत्म कर दिए। अब सिर्फ वो 3 questions बाकी है जो actually based on AP है, उसके comparison में that will start soon. Okay, so note down this. That's it. That's all for today. Thank you so much.